सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। आयोग पर राहुल गांधी के तीखे हमले की, दिल्ली चुनाव नतीजों से पहले मचे बवाल की, जानेंगे संसद में कैसे फंसी मोदी सरकार, महाराष्ट्र में कैसे फेल हो गया ऑपरेशन लोटस, देखेंगे एनडीए में पड़ती फूट को, और बुलेटिन के आखिर में बात तमिलनाडु के राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर सीएम सिद्धारमैया ने जताई खुशी, कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की कही बात। हाईकोर्ट ने केस सीबीआई को ट्रांसफर करने से किया इनकार। महाकुंभ हादसे में लापता हुए लोगों को लेकर अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति से की बड़ी अपील, कहा मामले में दखल दे राष्ट्रपति, अब सिर्फ उनसे ही है उम्मीद। 12 तारीख को पीएम मोदी जाएंगे अमेरिका, राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार का उठाएंगे मुद्दा, एक रिपोर्ट में किया गया दावा। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 197 अंकों की गिरावट के साथ 77,860 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 43 अंकों की गिरावट के साथ 23,559 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर इंडिया गठबंधन ने तीखे सवाल उठा दिए हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से सीधे सीधे सवाल कर दिया है कि जो मतदाता अचानक बढ़ गए, हमें उनका डेटा क्यों नहीं मिलना चाहिए। चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष हो, ये लोकतंत्र की पहली शर्त है। और चुनाव आयोग किस बात पर पर्दा डाल रहा है? राहुल के साथ संजय राउत और सुप्रिया सुले ने भी तीखे सवाल उठाए हैं। तो क्या कुछ सवाल उठाए इंडिया गठबंधन ने, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे अभी भी सवालों में घिरे हुए हैं। अब दिल्ली चुनाव के नतीजों से पहले इंडिया गठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग से नए सवाल पूछ लिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उद्धव गुट के सांसद संजय राउत, एनसीपी शरद पवार गुट से सांसद सुप्रिया सुले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव में धांधली का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ पूछ रहा हूं। हमारे बार बार मांग के बावजूद महाराष्ट्र के मतदाताओं का डेटा सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की पारदर्शिता के खिलाफ है और इससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि महाराष्ट्र में मतदाताओं की संख्या वहां की वयस्क आबादी से अधिक हो गई है, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने मतदाता सूची और मतदान पैटर्न का बारीकी से अध्ययन किया है और कई अनियमितताओं का पता लगाया है। इसके अलावा संजय राउत ने दावा किया कि 39 लाख वोटर जो आखिरी समय पर जोड़े गए, ये फर्जी वोटर हैं। ये महाराष्ट्र के रहने वाले गार्बेज मैजिक ये मतदाता वो हैं जो हर राज्य में वोट डाल रहे हैं। जिस राज्य में बीजेपी को इनकी जरूरत पड़ती है, ये मतदाता उस राज्य में वोट डालने पहुंच जाते हैं। इस दौरान सुप्रिया सुले ने कहा कि हमारे एक जीते हुए विधायक बैलेट से दोबारा चुनाव चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मशीन की बजाय मतपत्र से चुनाव हो। राज ठाकरे ने भी इस पर सवाल उठाए। मशीन गार्बेज हमारी बॉक्स पार्टी तोड़ी है, हमारे नए सिंबल से मिलता जुलता सिंबल दूसरों को दे दिया है, जिससे हमें नुकसान हुआ। मजबूत लोकतंत्र में चुनाव आयोग की बड़ी जिम्मेदारी होती है। इधर विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सिलेक्शन कमीशन, और चुनाव गार्बेज कमीशन तुरंत ट्वीट किया गया। आयोग ने कहा कि हम जल्द ही इसका जवाब देंगे। अब आयोग की तरफ से क्या जवाब आएगा, 10 ईयर नेशन लॉस्ट, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर तो सवाल बना ही हुआ है। तो सवाल ये भी है कि दिल्ली चुनाव के नतीजे किसके पक्ष में आएंगे। 8 फरवरी को काउंटिंग होनी है और काउंटिंग से पहले ही दिल्ली में बवाल मच गया है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर नतीजों से पहले ही खरीद फरोख्त के आरोप लगा दिए, तो एलजी और एसीबी की भी मामले में एंट्री हो गई। तो आपकी तरफ से क्या आरोप लगाए गए हैं, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले दिल्ली की सियासत में बड़ा बवाल मच गया है। आपकी वोटिंग के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसने आप विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश की। पार्टी के विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए के ऑफर दिए गए। केजरीवाल के आरोपों के बाद बीजेपी ने एलजीबी के सक्सेना को चिट्ठी लिखकर आरोपों की जांच की मांग की थी, जिसके बाद एलजी ने एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच का आदेश दिया। इसके बाद एसीबी केजरीवाल, संजय सिंह और मुकेश अहलावत के घर पहुंच गई। केजरीवाल के घर टीम पहुंचने के बाद संजय सिंह भी अपनी लीगल टीम के साथ पहुंचे। इस दौरान संजय सिंह का बयान भी रिकॉर्ड कराया गया। उधर दिल्ली सरकार में मंत्री मुकेश अहलावत ने कहा कि मुझे एक नंबर से फोन आया, कॉलर बोला कि उनकी सरकार बन रही है, अगर मैं आप छोड़कर उनकी पार्टी में जाता हूं तो वो मुझे 15 करोड़ देंगे और मंत्री बना देंगे। मैं आखिरी दम तक आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ूंगा। बता दें कि इसी आरोप पर एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि 2 घंटे के अंदर उनके 16 उम्मीदवारों को फोन आए थे, जिसमें सभी उम्मीदवारों को आम आदमी पार्टी छोड़ने के लिए हर एक को 15-15 करोड़ रुपए देने की बात कही गई थी।
वहीं इस मामले में एसीबी की जांच फिलहाल जारी है, यानी देखा जाए तो नतीजों से पहले दिल्ली में नया बवाल मच गया है। अब देखना होगा कि ये मामला क्या मोड़ लेता है। मामले की जांच एसीबी ने शुरू कर दी है, तो दूसरी तरफ केजरीवाल ने सवाल किया है कि चुनाव आयोग फॉर्म 17C की जानकारी क्यों नहीं दे रहा, जिसमें वोटिंग का पूरा डेटा का रिकॉर्ड रहता है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? तो वहीं संसद में भी विपक्ष मोदी सरकार से सवाल कर रहा है कि आखिर सरकार की विदेश नीति किस दिशा में जा रही है, कैसे अमेरिका हमारे नागरिकों को बेड़ियों में जकड़ कर भेज रहा है। संसद के बजट सत्र में विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। सत्र के छठे दिन भी भारतीयों का अमेरिका से डिपोटेशन का मुद्दा गरमाया रहा। लोकसभा में सपा सांसद शिवपाल सिंह पटेल ने कहा कि अमेरिका ने अवैध प्रवासियों को भारत भेजते वक्त अच्छा व्यवहार नहीं किया। हमारे विश्व गुरु पीएम मोदी उनका भव्य स्वागत करते हैं, गार्बेज लेकिन गुरु। ट्रंप और जिनपिंग हमें कुछ नहीं समझते। उन्होंने नमस्ते ट्रंप जैसे आयोजनों और अब की बार ट्रंप सरकार जैसे नारों का भी जिक्र कर पीएम मोदी को घेरा। सपा सांसद ने कहा कि मोदी महाकुंभ, रामायण सर्किट जैसे धार्मिक विकास में जुटे हुए हैं, बजाय इसके कि खेती, मैन्युफैक्चरिंग और एआई टेक्नोलॉजी में विकास करें। वहीं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम लंबे समय से सुन रहे हैं कि विदेशों में भारत का डंका बज रहा है। अमेरिका ने जिस तरह भारत का डंका नहीं, घंटा बज रहा है। किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये सब भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण हुआ है। मैं विदेश मंत्री से इस्तीफे की मांग करता हूँ। इसके साथ ही लोकसभा में बजट एलोकेशन का मुद्दा उठा। विपक्षी सांसदों ने बजट पर चर्चा की शुरुआत के वक्त सदन में वित्त मंत्री के मौजूद नहीं होने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने मोदी सरकार पर केंद्रीय बजट में राज्यों को किए गए आवंटन पर सवाल उठाए। लोकसभा में कांग्रेस सांसद धर्मवीर गांधी ने कहा कि भारत को उसके राज्य बनाते हैं, ना कि केंद्र, लेकिन राज्यों के लिए बजट में बंटवारा सही से नहीं किया गया। पंजाब को कोई बजट नहीं दिया गया। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बजट की तुलना सीता हरण के प्रसंग से की और कहा कि जिस तरह से माता सीता का हरण हुआ था, उसी तरह जनता को भ्रमित कर वित्तीय स्थिरता से दूर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार बस सपनों का जिक्र करती है जो हकीकत से कोसों दूर है। जबकि सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि ये बजट किसान, नौजवान, शिक्षा, चिकित्सा विरोधी है। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि आप किसानों का कर्जा माफ कर दीजिए, हम आपका वंदन अभिनंदन स्वागत करेंगे। वहीं सपा सांसद हरेंद्र सिंह मलिक ने सरकार पर किसानों को कर्ज के जाल में फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार से मांग की कि किसान आंदोलन में आंसू गैस की गोली छोड़ने के मामले की जांच कराकर दोषी अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। मोदी सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। विपक्षी दलों में सेंधमारी की कोशिश जरूर हो रही है। एनडीए की तरफ से दावा हो रहा था कि शिवसेना यूबीटी में बड़ी टूट होने वाली है। शिंदे गुट ने दावा किया कि यूबीटी के 6 सांसद उनके पाले में आने वाले हैं, लेकिन उद्धव गुट ने अपने सभी सांसदों को एक साथ खड़ा कर बता दिया कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। राजनीतिक गलियारों में 7 फरवरी की सुबह से ये चर्चा चली कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के 6 सांसद पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होंगे। लेकिन महज 5 घंटे के भीतर ही ठाकरे गुट के सभी सांसद एकजुट हो गए और अपनी ताकत दिखा दी। सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि हम सभी 9 लोग एक साथ हैं और हमेशा उद्धव ठाकरे के साथ रहेंगे। दिल्ली में मौजूदा ठाकरे गुट के सांसदों ने सावंत के घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी स्थिति साफ की। संजय दीना पाटिल काम में व्यस्त होने के कारण उपस्थित नहीं थे। इसी के साथ अरविंद सावंत ने कहा कि जो लोग सरकार के भीतर उथल पुथल और गंभीर विवादों का सामना कर रहे हैं, उन्होंने जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश शुरू कर दी है। खबर जानबूझकर सुबह 7 बजे छोड़ दी गई। अरविंद सावंत ने कहा कि ये हलवा उन लोगों ने छोड़ा है जिनके पांव मनी ट्रांसफर, इनमें सामंजस्य की कमी है। इनके मंत्री सरकार में गुटबाजी नॉट कर रहे हैं, प्रिंसिपल। जिनकी खबर लगातार दिखती रहती है। इसी के साथ सावंत ने कहा कि उद्धव ठाकरे गुट के कार्यालय का उद्घाटन हुआ और हम सभी 9 सांसद उपस्थित थे। 9 में से 9 सांसद आज भी मौजूद हैं। हमारे पास वज्र है, टाइगर अभी जिंदा है। सावंत ने कहा कि शिवसेना यूबीटी के किसी भी सांसद को कोई फोन कॉल नहीं आया। उन्होंने ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी से बड़े पैमाने पर लोगों के जाने की अफवाह फैलाने के प्रयासों की निंदा की। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शिवसेना यूबीटी के सांसद मुश्किल समय में पार्टी के साथ खड़े हैं और आगे भी रहेंगे। हम सभी ठाकरे के साथ हैं, चाहे कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो। अरविंद सावंत ने कहा कि उनसे पूछिए कि किस आधार पर वे दावा कर रहे हैं कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन हम कहीं नहीं जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन पूरी तरह एकजुट है। ऑपरेशन लोटस काम नहीं कर पा रहा। बीजेपी मुश्किल में दिख रही है और ये मुश्किल राजस्थान में कुछ ज्यादा ही दिख रही है, जहां बीजेपी के दिग्गज नेता और सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। दावा यहां तक कर दिया कि मेरी ही सरकार मेरी जासूसी करा रही है। तो क्या कुछ कहा है मीणा ने, देखिए इस रिपोर्ट में।
राजस्थान की बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर जासूसी करने और फोन टैप करने के आरोप लगाए हैं। राजस्थान सरकार के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री काफी समय से सीएम भजनलाल शर्मा से नाराज चल रहे हैं। सरकार से उन्होंने कहा है कि मैंने जब कहा है कि ये परीक्षा रद्द करो तो सरकार ने मेरी बात नहीं मानी। उल्टा सरकार की तरफ से जैसा पिछले राज में हुआ करता था वैसा ही हो रहा है। चप्पे चप्पे पर मेरे लिए सीआईडी लगाई जा रही है और मेरा टेलीफोन भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीणा ने आगे कहा कि मैं आशा करता था कि राज बदलेगा तो भ्रष्टाचार पर नकेल लगेगी, लेकिन मैं निराश हूँ क्योंकि जो आंदोलन हमने किए उन मुद्दों पर कोई काम होता नहीं दिख रहा है। उन्हें पूरी तरह से भुला दिया गया है। बताते चले कि मीणा राजस्थान सरकार में अच्छा विभाग ना दिए जाने से नाराज चल रहे हैं। अब ट्रांसफर पोस्टिंग में उनकी नहीं माने जाने से वे खुलकर बगावत के मूड में दिखाई दे रहे हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। पार्टी ने सीएम के इस्तीफे की मांग कर दी है। इस मामले को लेकर राजस्थान बीजेपी में टकराव खुलकर सड़क पर आ गया है, तो बिहार एनडीए के अंदर भी टूट साफ साफ दिखाई दे रही है। इस वक्त संसद का सत्र चल रहा है। सत्र के दौरान पीएम मोदी के साथ बिहार के सांसद दिखाई दिए, लेकिन ना तो मांझी दिखे और ना ही उपेंद्र कुशवाहा। दोनों की नाराजगी की खबरें भी आ रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की एनडीए से नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। बिहार एनडीए में कुल 5 दल शामिल है, लेकिन जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इन दलों में खींचतान बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में जब संसद के बजट सत्र के दौरान बिहार एनडीए के 30 सांसद पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंचे, तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की गैर मौजूदगी ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इन सांसदों की मुलाकात की जो तस्वीर सामने आई है, उसमें पीएम मोदी के बाएं हाथ पर जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह खड़े थे, जबकि दाहिने हाथ पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान खड़े हैं। लेकिन जीतन राम मांझी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। ऐसे में एक बार फिर उनकी नाराजगी की खबरें तूल पकड़ रही हैं। दरअसल बीते कुछ वक्त से मांझी लगातार एनडीए को तल्ख तेवर दिखा रहे हैं। वो आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी हम के लिए 20 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। इसे लेकर कभी वो एनडीए को चेतावनी देते दिखाई देते हैं, यहाँ तक कि मांझी ने मंत्री पद छोड़ने की भी धमकी दी थी, लेकिन फिर उन्होंने अपने बयान से पलटी मार ली। हाल ही में उन्होंने कहा था कि हम एनडीए परिवार का हिस्सा हैं। अगर घर में 4 रोटी है तो हम कोनना यानी थाली देखकर नहीं रहेंगे, एक रोटी तो जरूर मांगेंगे। उनके बयानों से साफ है कि मांझी अपनी मांग पूरी करवा कर रहेंगे और अगर एनडीए ने इस पर सहमति नहीं जताई तो वो कोई बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। इन हालात में इस मुलाकात के दौरान मांझी की गैर मौजूदगी ने एनडीए की एकजुटता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या मांझी वाकई में नाराज है, क्या वो एनडीए छोड़ देंगे। बहरहाल एनडीए में खींचतान जरूर दिखाई दे रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात तमिलनाडु के राज्यपाल पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल के रवैये पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी देने के बजाय राज्यपाल ने किस आधार पर उन्हें रोक कर रखा। कोर्ट ने इसे लेकर राज्यपाल से जवाब मांगा है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गवर्नर को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि की ओर से बिना कारण बताए तमिलनाडु विधानसभा से पारित विधेयकों को अस्वीकार करने पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने राज्यपाल से इसका कानूनी आधार मांगा है और अस्वीकृति की वजहों को साफ करने के लिए भी कहा है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि राज्यपाल ने अपनी ही एक अलग प्रक्रिया बना ली है जो कि संविधान का हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने राज्यपाल से ऐसा करने का कानूनी आधार पूछा है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की पीठ ने राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच कानूनी लड़ाई की सुनवाई की। पीठ ने कहा कि राज्यपाल विधेयकों पर सहमति देने या उन्हें पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस भेजने के बजाय सहमति रोककर संविधान के अनुच्छेद 200 का उल्लंघन कर रहे हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि 12 विधेयक राज्यपाल को भेजे गए थे, जिसमें से 2 को उन्होंने राष्ट्रपति के पास भेज दिया और 10 पर मंजूरी रोक ली। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के इस कदम पर कड़ी आपत्ति जताई। कोर्ट ने पूछा कि मंजूरी रोककर और इसे विधानमंडल को वापस न भेजकर अनुच्छेद 200 के प्रावधान का उल्लंघन करना क्या सही है। पीठ ने यह भी पूछा कि बिना कोई वजह बताए सहमति रोकने का फैसला आखिर कैसे लिया जा सकता है, क्योंकि इससे गतिरोध पैदा होगा। राज्यपाल को पुनर्विचार के लिए कहते वक्त कारण बताने चाहिए, क्योंकि विधानसभा उस पहलू की फिर से जांच करेगी। कोर्ट ने आगे पूछा कि क्या राज्यपाल सहमति रोकने का कारण बताने के लिए जवाबदेह नहीं है। राज्य और सरकार को कैसे पता चलेगा जब कोई राज्यपाल पुनर्विचार करने के लिए कहता है, तो ये बताया जाना चाहिए कि कौन से मुद्दे हैं जिन पर पुनर्विचार की जरूरत है।